Assalamualaikum. This is Moeed Pirzada traveling across United States. 9 जून 2024 इतवार के दिन इख्तिताम पे पाकिस्तान के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जिनका मैं एनालिसिस आपके सामने रख सकता हूँ बहुत ही ब्रीफली। और सबसे इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल क्वेश्चन आज के दिन का ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो 5 दिन का उनका आज बहुत ही बड़ा डेलीगेशन लेकर, बड़ा इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंशियल ताकतवर डेलीगेशन लेकर वो चीन गए हुए थे, उनका आज 5 दिन का चीन का दौरा जो है वो मुकम्मल हुआ है। उसके हवाले से बाकायदा एक जॉइंट प्रेस रिलीज़ वगैरह सब कुछ इशू किया गया है। सवाल यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो उम्मीदें, तवक्कुआत और एक्सपेक्टेशंस लेकर चीन गए थे, क्या वो पूरी हुई या चीन की टॉप लीडरशिप ने शहबाज शरीफ साहब और उनके ताकतवर डेलीगेशन को एक शटअप कॉल दी है, वो उनके इरादों को भांप गए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इन तफसीलात की तरफ चलूँ, मैं थोड़ा सा अमेरिका के अंदर होने वाले उस इंतहाई इंटरेस्टिंग ड्रामे की तरफ चलूँ जहाँ इस वक्त न्यूयॉर्क के करीब नासा काउंटी स्टेडियम जो है जैम पैक्ड है, जहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है। ये इस सीरीज़ का पाकिस्तान का दूसरा मैच है, हिंदुस्तान का भी दूसरा मैच है और इंतहाई खिलाफ तवक्को। पिछले वीलॉग में मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें बिकॉज हिंदुस्तान की टीम हॉट फेवरेट है और पाकिस्तान की टीम बड़ी सख्त अंडर प्रेशर है। लेकिन इस वक्त एक खिलाफ मुतवक्को पाकिस्तान की टीम के ये मैच जीतने के भी चांसेस हैं। और उसका बैकग्राउंड ऐसे बना कि पहले तो बारिश की वजह से थोड़ा सा मैच देर से शुरू हुआ और फिर वो पिच जिससे पाकिस्तानी खिलाड़ी गैर मानूस थे, उस पिच पे उन्होंने हिंदुस्तान की अपेरेंटली ताकतवर टीम को सिर्फ 119 रन्स पे चलता किया, फारिग कर दिया। और उसके बाद बड़ा अच्छा ओपनिंग जो है आगाज़ किया। जब मैंने लास्ट देखा था तो सिर्फ अभी एक ही पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो आउट हुआ था। हो सकता है जब तक आप मेरा वीलॉग देखें इस वक्त इस मैच की किस्मत का फैसला जो है हो चुका हो। लगा जहाँ ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग और सेंसेशनल था, वहाँ इस मैच से रिलेटेड कुछ पॉलिटिक्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने वो इमेजेस देखे होंगे, वो वीडियो देखी होगी ट्विटर पे, जहाँ इस मैच के ऊपर हेलीकॉप्टर या जहाज़ उड़ रहे हैं जिनके पीछे बैनर लगा हुआ है रिलीज़ इमरान खान। मैं आपको बताऊंगा कि जो पिछला मैच हुआ टेक्सास में, डैलस में, वहाँ पर भी पाकिस्तानी अमेरिकन बहुत सी जो एसोसिएशंस हैं, अशखास भी में ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पैसे खर्च किए, 5-5, 8-8, 10-10 हज़ार खर्च करके ऐसे छोटे छोटे जहाज़ उन्होंने हायर किए हुए थे जिन्होंने इसी किस्म की चीज़ें थी कि रिलीज़ इमरान खान, छोड़ दो, रिलीज़ फ्री द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन वहाँ पर यह पाबंदी लगा दी गई कि कोई भी जो है इस किस्म का जहाज़, हेलीकॉप्टर जो है वो स्टेडियम के करीब नहीं उड़ सकता। यहाँ बहरहाल मेरा ख्याल है लोगों को इजाज़त मिल गई और ये सीन आपने देखा। और उसके बाद जो है ट्विटर के ऊपर मैच से ज़्यादा जो बड़ा स्कैंडल था या ज़्यादा बड़ा तमाशा था वो इस बैनर का था। और उसके साथ ही लोगों ने, बहुत से लोगों ने ये भी दावा किया कि तुम्हारी फायरवाल की ऐसी की तैसी फायरवॉल, जो आपने पता है कि ऐलान किया गया 2-3 दिन पहले ही, बाकायदा खबर रिलीज़ की गई है जानबूझ के कि हम एक फायरवॉल खड़ी कर रहे हैं। तो लोग फायरवॉल का बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम्हारी कोई फायरवॉल जो है वो नहीं चल सकेगी। बहरहाल ये एक सुपरफिशियल कमेंट है। फायरवॉल तो इनकी कोई एक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें इन्होंने दर्जनों किस्म के मैकेनिज्म्स के कॉम्बिनेशन को ये फायरवॉल कह रहे हैं और उस पर बहुत ज़्यादा काम ये कर चुके हुए हैं। और ये अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लोग समझ रहे हैं कि इन्होंने कोई ढांचा अभी ख़रीद के कहीं से लाए हैं तो उसको ये इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। इसकी तफसीलात मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा और मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों इनकी फायरवॉल एक जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो फायरवॉल खड़ी कर रही है, ये एक मैकेनिज्म और एक प्रोसेस है जो मसलसल चल रहा है, जो प्रोग्रेस कर रहा है। ये कुछ तरह से चीज़ नहीं है जिस तरह से मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग समझ रहे हैं कि कोई सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा जो है वो फौरी तौर पर लगने वाला है जिसका कि मुकाबला किया जा सकता है, जो फेल हो जाएगा वगैरह वगैरह। अब आए हम इस चीज़ पे जहाँ बुनियादी सवाल है कि क्या चीन के दौरे में शहबाज शरीफ साहब और उनके डेलीगेशन को चीनी टॉप लीडरशिप ने एक शटअप कॉल दे दी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत ही तमतराक के साथ इस दौरे का ऐलान किया गया। 4 तारीख से 9 तारीख जून तक ये दौरा था और हर दिन पाकिस्तान के अखबारात ने एक से ज़्यादा स्टोरी लिखी कि कैसे शहबाज शरीफ साहब फ़लाँ जगह चले गए हैं, उन्होंने वहाँ पर फ़ीता काट दिया, चीन की टॉप लीडरशिप से उनकी मुलाकात हुई है, फिर वो 2 और चीन के बिज़नेस किस्म के जो डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंसेस हैं वहाँ चले गए हैं, टॉप चाइनीज़ कमर्शियल फर्म्स के साथ, इंजीनियरिंग फर्म्स के साथ, एनर्जी कंजोर्शियम्स के साथ, चीन की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी टॉप लीडरशिप के साथ शहबाज शरीफ साहब जो है मुस्कुरा मुस्कुरा के उन्होंने मुलाकात की है। और हर मशीन को शहबाज शरीफ साहब सूंघ के देख रहे थे कि इसमें से कौन सा पुर्जा ऐसा है जो मैं चला सकता हूँ। और बहुत से आपको पता है जो बहुत ही पालतू किस्म के वफादार हमारे मीडिया के लोग हैं वो बाकायदा शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ों में कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ा विजन दिखा दिया है चीन के हवाले से। और बहुत उन्होंने ट्वीट वगैरह किए, मैं देखते कि भी मुझे शर्म आ रही थी, उनको खुद वैसे करके शर्म नहीं आई, मैं हैरान उस चीज़ में। लेकिन सबसे पहले ज़रा देख लें कि इस दौरे में शहबाज शरीफ साहब के साथ था कौन कौन। शहबाज शरीफ साहब एज़ प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ उनके ख़ानदान के समधी
पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इसहाक डार साहब भी थे, और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब जो पहले चीफ एग्जीक्यूटिव CEO रह चुके हैं हबीब बैंक के, उनको बैंकिंग सर्कल में औरी के नाम से पुकारा जाता है, वो थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शहबाज शरीफ साहब के इस दौरे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थे। अब इस सारी सीक्वेंस और हायरार्की को अगर आप टर्न अराउंड कर दें तो आप ये भी कह सकते हैं कि दर हकीकत ये जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका दौरा था, और वो इस सारे ग्रुप को अपने साथ लेकर गए हुए थे। और इसका ग़ालिबन जो सबसे इंपॉर्टेंट हाई पॉइंट और हाईलाइट है इस ट्रिप की, वो तस्वीर है जो ISPR ने इशू की है, जिसपे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बहुत ही खुशी से, बहुत ही एक्साइटमेंट से उन्होंने चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जिनका चेहरा बिल्कुल न्यूट्रल होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि वो हंस रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, रो रहे हैं, गुस्से में हैं, अच्छी किस मूड में, उनके साथ उन्होंने बहुत ही एक्साइटमेंट से उनका हाथ पकड़ा हुआ था, और वो हैंडशेक की तस्वीर इशू हुई है। उस हैंडशेक की तस्वीर के अंदर आपको दरमियान में एक कबाब में हड्डी जो है शहबाज शरीफ साहब भी नज़र आ रहे हैं, और वो तस्वीर के हर, आपको पता है जो पॉलिटिकल इमेज होता है उसके अपने एक बॉडी लैंग्वेज होती है, और जब आप इस बॉडी लैंग्वेज देखते हैं शहबाज शरीफ साहब की, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि छोटा जो है वो दरमियान में खड़ा है, या एक सेक्रेटरी है जिसका काम बेसिकली तौर पर था कि दो बड़ों की मुलाकात करवा दे। बड़ा महंगा खूबसूरत ब्लू रंग का सूट जो है वो आर्मी चीफ ने पहना हुआ है यहाँ पर। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि पाकिस्तान आर्मी की इसकी सिग्निफिकेंस क्या बनती है। इसकी सिग्निफिकेंस की बनती है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त बड़ी डेस्परेट है, जिसे कहते हैं ना टू हैव द फीट इन टू बोट्स, कि एक तरफ अमेरिका के साथ भी आपने अपनी कुंडी रखी हुई है, और दूसरी तरफ आप चाह रहे हैं कि चीन के साथ भी आपका सिलसिला चले। हालांकि अमेरिकी चाहते हैं कि आप चीन से पीछे हटें, चीनी चाहते हैं कि आप टोटली अमेरिकन के ऊपर अपने, हालांकि चीनियों ने कभी तारीखी तौर पर इतना एतराज़ नहीं किया था, लेकिन इस स्टेज पर चीनियों ने जिस तरह का एक्सपोजर और इन्वेस्टमेंट और ट्रस्ट का मुजाहरा किया 2014 के बाद बेल्ट रोड इनिशिएटिव में, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का आप देखिए आगाज़ पाकिस्तान से किया गया, उसका फॉर्मल आगाज़ CPEC की शक्ल में। तो चीनी बहुत तवक्को करते थे कि पाकिस्तानी अब चीनियों के साथ खड़े होंगे, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है कि हम दोनों तरफ जो है किसी तरह से प्ले कर जाएं। इसके अंदर मुझे ये शक है, मेरा एनालिसिस ये है, मुझे शक है कि इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक खौफ पाया जा रहा है, बिकॉज हम अब जून 2024 के अंदर हैं। खौफ ये पाया जा रहा है, आप सोच रहे होंगे खौफ क्या है। खौफ ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि नवंबर, क्योंकि खासे चांसेस हैं कि नवंबर 2024 में अमेरिका के सदारती इंतखाबात के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका का सदर बन जाए, और अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बनता है तो जो इनके अंदाता थे प्रेसिडेंट जो बाइडन, जिन्होंने पिछले 4 साल में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी सरपरस्ती की, और जो कुछ भी पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, और बहुत ही एक दस्ते शफ़क़त रखा, इनको ख़तरा अब ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो स्पेशल रिलेशनशिप था बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और बाइडन की टीम के साथ, बाइडन के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जेक सलिवन, उनके CIA के जो डायरेक्टर हैं जनाब विलियम बर्न्स जो हैं, जिस तरह से उनके सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन है, ये सारा रिलेशनशिप कहीं डिसरप्ट ना हो जाए। तो इस चक्कर में अब ये एक साइड पे लेवरेज ये भी करते हुए चाहते हैं कि हमारा चीन के साथ भी एक चीज़ रहे, हम दो, या कम से कम हम वाशिंगटन को दिखाएं कि भाई हमारे चीन के साथ भी कहानी जो है वो ठीक चल रही है। अब थोड़ा सा आप ये देख लें कि जब मैं कहता हूँ कि शटअप कॉल दी गई शहबाज शरीफ साहब को, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या तवक्कुआत लेकर गए थे, क्या ऐलान क्या किया गया था पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान में इसको एक तासुर था कि शहबाज शरीफ साहब के 4 कम से कम बड़े 4 या 5 उनके बड़े गोल्स थे इस विज़िट के हवाले से। एक ये था कि मेन रेलवे लाइन 1 ML1 जो है उसके लिए फाइनेंसिंग हासिल की जाए, उसके ऊपर काम किया जाए। आपको पता है गुज़श्ता कई बरसों से फाइनेंसिंग के चक्कर में इसका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो स्टक है, उस पर कोई प्रोग्रेस जो है वो नहीं हो सकी, और ये पाकिस्तान की कमर्शियल इकॉनमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। दूसरा तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एक आज़ाद कश्मीर में कोहाला के मुकाम पर, दूसरा आज़ाद पतन का। तो ये दोनों जो प्रोजेक्ट हैं इसके भी फाइनेंसिंग का चक्कर उठा हुआ है, इंश्योरेंस का चक्कर उठा हुआ है, इस पर भी प्रोग्रेस जो है उस तरह से नहीं हो पा रही। और फिर ये था कि जो इंडस्ट्रियल जोन है CPEC फ़ेज़ 2 में, जिसमें ये था कि चाइना की जो सनसेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान में रीलोकेट हो सकेंगी, ये सब चीज़ें, और फिर ये कि काराकोरम KKH जो है उसकी एक एक्सटेंशन और उसकी एक्सपेंशन। अब सूरत हाल जो है कि जो जॉइंट मेमोरेंडम इशू हुआ, और अब तक जो खबरें और इतलात आई हैं, जो बात की जा रही है कि 23 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान तय पा गए हैं इस 5 दिन के दौरे के नतीजे में। उसमें अगर कोई ग्रीन सिग्नल की पॉजिटिव प्रोग्रेस हुई है अपेरेंटली, तो वो सिर्फ KKH के हवाले से हुई है। ना तो मेल रेलवे लाइन 1 के ऊपर कोई प्रोग्रेस सामने आई है, ना पाकपतन जो आज़ाद पाकपतन का जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले से, ना आज़ाद कश्मीर में कोहाला के प्रोजेक्ट के हवाले से, ना ही CPEC फ़ेज़ 2 जो है उसमें जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उसके हवाले से कोई प्रोग्रेस आई।
ये चीज़ सामने आई है कि चीनियों को 2-3 बहुत बड़े कंसर्न हैं। एक उनको कंसर्न ये है कि चाइनीज़ इंजीनियर्स और वर्कर्स के ऊपर पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं, जो पाकिस्तान ने कहा था कि हमने बाकायदा एक कोर खड़ी की है चाइनीज़ इंजीनियर्स और वर्कफोर्स की हिफाज़त करने के लिए। उनको सिक्योरिटी जो है, वो पाकिस्तान नहीं दे पाया। उसमें चाइना के बारे में बड़ा चाइना के अंदर बहुत उसमें तशवीश पाई जाती है, बहुत कंसर्न है। वो इसको इस तरह से खाली नहीं देखते। अब इसमें 2 चीज़ें हैं कि या तो पाकिस्तान इतना बेबस और लाचार है, उसकी कैपेसिटी नहीं है प्रोटेक्शन देने की। चीनियों को शक है कि शायद कमिटमेंट जो है, वो रॉक सॉलिड नहीं है। और अगर पाकिस्तान की वाकई कमिटमेंट होती कि चीनियों को प्रोटेक्ट करना है, तो इतने को 1-2 हमले भी तो नहीं हुए। चीनियों पे तो दर्जन भर हमले जो हैं हो चुके हैं। सिर्फ इसी साल मार्च में भिशाम के मुकाम पे दोबारा 5 चाइनीज़ इंजीनियर्स वर्कर्स जो हैं, उनकी हलाकत हुई। तो चीन के अंदर इस हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। दूसरा, चीन के अंदर ये कंसर्न पाया जाता है, चीन के फाइनेंशियल सर्कल्स में और उसकी लार्ज कंपनीज़ में, कि पाकिस्तान ने जिस किस्म के डेट्स इनकर कर लिए हैं मेन रेलवे लाइन 1 के हवाले से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के हवाले से, पाकिस्तान की इन डेट्स को सस्टेन करना और इन डेट्स को मेंटेन करना और इस पे पेएबिलिटी जो है उसकी पाकिस्तान की कैपेसिटी जो है, उनको बहुत ज़्यादा तशवीश है और शक है कि पाकिस्तान के अंदर इसकी पेएबिलिटी नहीं है और ये डेट जो है पाकिस्तान की कैपेसिटी से, औकात से, उसकी हैसियत से कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए। जिसकी वजह से चाइना की जो मेन बहुत बड़ी साइनोश्योर, जो उनकी बहुत बड़ी पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी है, जो इससे पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पे इंश्योरेंस देती रही है, वो इस वक्त मज़ीद इंश्योरेंस कवर देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अब ज़हन में रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि ये आज़ाद कश्मीर, जीबी वगैरह के अंदर जो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, इनको इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो बॉडीज़ हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये इनको फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह ये है कि हिंदुस्तान ने ऑब्जेक्शंस रेज़ की हुई हैं कि आज़ाद कश्मीर, जीबी जो हैं, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ हैं। वो दिन चले गए जब मंगला डैम के लिए हिंदुस्तान का कंकरेंस था और उसको वर्ल्ड बैंक ने पैसा दे के उसको खड़ा किया था। तो कोई भी इंटरनेशनल जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन है, जो आसान कर्जे देते हैं, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए आज़ाद कश्मीर में कर्जा देने को तैयार नहीं है। जब मैं पाकिस्तान में था, तो मेरी चाइनीज़ सीईओज़ और कंपनी हेड जो हैं, उनसे बड़ी मुलाकात होती थी और मुझे उन्होंने पॉइंटेडली ये बताया कि हम खुद भी इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकते थे, लेकिन हमने इसका फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनाया ताकि हम पाकिस्तान की मदद करें। और जो वर्ल्ड बैंक का पब्लिक सेक्टर फाइनेंसिंग आर्म है, आईएफसी, उसको भी हम लेकर आए हैं। हम इंटरनेशनल बैंक्स को भी इसमें लेकर आना चाहते हैं। अब चाइनीज़ खुद इससे अगर गुरेज करने लग गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल जो है, उसने कितनी तशवीशनाक किस्म की सिचुएशन जो है, उसने यहाँ पर अडॉप्ट कर ली है। अच्छा, अब इसको आप थोड़ा-सा देखें कि एक ऐसी चीज़ है जिसको कि पाकिस्तान में बहुत कम इसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो इश्यू है ट्रस्ट का इश्यू। चीन में एक पाकिस्तान के हवाले से एक ट्रस्ट का इश्यू भी पैदा हो चुका हुआ है। और वो ट्रस्ट का इश्यू ये है कि जिस तरह मेडिसिन में हम कहते हैं, एक टर्म होती है रेगुलरली इर्रेगुलर पल्स, यानी ऐसी नब्ज़ जो रेगुलरली इर्रेगुलर हो, उसका कैरेक्टर यही होता है कि वो कैरेक्टरलेस किस्म की एक पल्स होती है। पाकिस्तान के बारे में भी आहिस्ता-आहिस्ता सारी दुनिया जो है, वो पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान के पॉलिटिकल ढांचे को एक बहुत शक से देखती है। उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की जो एलीट है, उसका जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टरलेसनेस का है। यानी आप इनके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट जो है, वो नहीं कर सकते। इसकी 2-3 एग्ज़ाम्पल्स, बड़ी ग्लेयरिंग एग्ज़ाम्पल्स हैं। आप ये देखिए कि मुल्ला ज़ईम ने जब अपनी किताब लिखी, जो अफ़गानिस्तान के अफ़गान तालिबान के 9/11 के वक़्त में पाकिस्तान में एम्बेसडर होते थे, पाकिस्तान ने उनको उठा के एम्बेसडर को, ये पहली दफ़ा हुआ कि अफ़गान तालिबान के माशाअल्लाह रजीम के एम्बेसडर को ही पाकिस्तान ने ना आओ देखा ना ताओ, उसको उठा के गिरफ़्तार करके एम्बेसडर को, जिसके पास डिप्लोमेटिक कवर था, इम्यूनिटी थी, उसको उठा के अमेरिका के हवाले कर दिया इन्वेस्टिगेशन के। और कुछ अरसे अमेरिकियों ने उनको कैद में रखा, उनको फिर रिहा कर दिया। उन्होंने बाद में मुल्ला ज़ईम ने अपनी एक अबीती लिखी इस पूरी चीज़ के ऊपर, और वो अबीती फ़्रेंच में थी इनिशियली। वो किसी फ्रांसीसी ऑथर की मदद से लिखी गई थी, फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, मैंने पढ़ी। उसमें वो लिखते हैं कि पाकिस्तान का क्या कैरेक्टर है, पाकिस्तान को कोई कैसे ट्रस्ट कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ मुल्ला ज़ईम की किताब की हद तक नहीं है। आप ये देखें कि पाकिस्तान का एक बहुत स्पेशल रिलेशनशिप था मुल्ला उमर की अफ़गान तालिबान की हुकूमत के साथ। समझा जाता था कि उसको सिर्फ पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब ही सपोर्ट कर रहे थे। और किस तरह से एट द ईव ऑफ 9/11 पाकिस्तान ने टोटल संगदली, बेरहमी के साथ, ना एक झटके में अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अफ़गान तालिबान की उस पूरे सिस्टम को उन्होंने सरेंडर कर दिया, और जिस तरह से मुल्ला ज़ईम और उनके डिप्लोमेट्स को उठा के अमरीकियों के हवाले कर दिया। उसके बाद अमरीकियों को ये शक रहा कि पाकिस्तानी उनके साथ सिंसियर नहीं है। वो इल्ज़ाम लगाते रहे डबल गेम का। वो कहते थे कि दरपर्दा जो है क्वेटा शूरा, पेशावर शूरा इन वगैरह चल रहा है। अच्छा, बात आगे आ जाते हैं, अब आ जाएँ। अब फिर वही सूरत हाल है कि वो अफ़गान तालिबान जिनके बारे में पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर को, ज़राए इब्लाग को, पाकिस्तान के लोगों को यकीन दिलाया गया कि अफ़गान तालिबान के साथ हमारा बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। जब काबुल में अफ़गान तालिबान की हुकूमत आएगी, तो हिंदुस्तान वहाँ से फ़ारिग हो जाएगा, हमारा वेस्टर्न साइड जो है वो सिक्योर हो जाएगी। आज आप देख रहे हैं कि 2021 के बाद कितनी तेज़ी से
उन्हीं अफ़गान तालिबान को हम ज़ोर लगा लगा के उनको अपना दुश्मन जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं, और वो हर दफ़ा बहुत ही एहतियात से और डिप्लोमेटिकली हमारी तमाम हरकतों को डील करते हैं। हमने जिस तरह से अफ़गान रिफ्यूजीज़ को पाकिस्तान से निकाला शॉर्ट नोटिस के ऊपर, जिस तरह से हमने अफ़गानिस्तान के अंदर एक से ज़्यादा दफ़ा एरियल बॉम्बिंग की, वहाँ पे टारगेट्स वहाँ पे किया गया, मसलसल हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, टॉक्सिक लैंग्वेज इख्तियार कर रहे हैं, तो एक बार फिर हमने अफ़गान तालिबान को सरेंडर कर दिया। अगर आप इंटरनल पॉलिटिक्स, अच्छा फिर ये लोग ये भी कहते हैं कि वो ट्राइबल्स फाटा के, जिनको कभी हमने अपने एलाइज के तौर पे कश्मीर में इस्तेमाल किया था, फिर उसके बाद जब 1989-88 में दोबारा हमने ट्राइबल एलिमेंट्स को, अफ़गान एलिमेंट्स जो हैं जिहादियों को इस्तेमाल किया मकबूजा जम्मू और कश्मीर के जिहाद के लिए हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने उनको भी फ़ारिग कर दिया, हमने उनको भी सरेंडर कर दिया। फिर आप ये देखें कि इंटरनल पॉलिटिक्स में देखें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और इमरान खान जो हैं वो एलाइज़ थे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के, और उन्होंने कोई बेट्रे नहीं किया, लेकिन जितनी ज़बरदस्ती से एक झटके में पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने अपने ज़ाती मफादात में इमरान खान तहरीक-ए-इंसाफ़ को चलता किया, इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको यही पता चलता है कि पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो ट्रस्ट को बिल्कुल, कोई यानी कि ट्रस्ट होना चाहिए, एहतमाद होना चाहिए, कोई कॉन्फिडेंस हो, कोई आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, वो बिल्कुल मैटर नहीं करते। फिर लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरह से मीडिया में आप देखें कि शहीद अरशद शरीफ जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सबसे करीब थे, जो पाकिस्तान के हर बॉर्डर के एरिया के जाके पाकिस्तानी सिपाह के साथ, पाकिस्तानी अफसरों के साथ खड़े होकर यूनिफॉर्म पहन के वो अपनी वीडियोस करते थे, वहाँ से कमेंट करते रहे, कितनी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज उन्होंने एयरवाई न्यूज़ पे बनाई, किस बेदर्दी से शहीद अरशद शरीफ के ऊपर मुकदमे बनाए गए 16, 17, 18, फिर किस तरह से उनको टारगेट किया गया कीनिया के अंदर, पहले दुबई में मारने की कोशिश की गई। इसी तरह से हम जो बाकी सारे जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान में, जो एक ज़माने में जिनको समझा जाता था कि हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, जब ज़रूरत पड़ी, और यही कॉन्फिडेंस ही तो था जिसमें हम सब ने, मैंने, साबिर शाकिर ने और बहुत से लोगों ने सोचा कि हमें हक है कि हम तनकीद कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। कितनी बेदर्दी से, कितनी संग दिली से, कितनी बेरहमी से हमें अपना दुश्मन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया, और हमारी क्रिटिसिज्म जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया गया। तो यही सब वो चीज़ें हैं जिनको चीनी भी देखते हैं। हालांकि पाकिस्तानी डिसीजन मेकर्स को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उनकी जो मुख्तलिफ किस्म की 2 नंबरियाँ हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रह जाती हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पूरी दुनिया जो है वो इस 10 नंबरी, 2 नंबरी को देख रही है, और इसके बारे में उसको परेशानी है। चीनी जो ज़रा उनका स्टाइल इस किस्म का है कि वो खुल के बात करते नहीं हैं, कमेंट नहीं करते, लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि रशियन फॉरेन ऑफिस ने, रशियन एम्बेसी जो है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, उन्होंने कई दफ़ा पाकिस्तान ने जिस तरह के करतब किए हैं 2022 के बाद रजीम चेंज ऑपरेशन में, उसमें रशियन एम्बेसडर, रशियन एम्बेसी जो है वो उस पे कमेंट करती है, और अपनी तशवीश का इजहार उन्होंने किया है, और उन्होंने वो पब्लिक कमेंट्स किए। चीनी करते नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चीनी इसको देख नहीं रहे और चीनियों का इस पर रद्द-ए-अमल नहीं। अब इसका एक काउंटर एग्जांपल देख लें। आप ये देखें कि हिंदुस्तान ने जो अपना एक स्पेशल रिलेशनशिप रूस के साथ डेवलप किया 1960s के अंदर, कैसे हिंदुस्तान और वहाँ की हुकूमतें बदलती चली गईं, एक के बाद दूसरी हुकूमत आई, कांग्रेस की हुकूमतें आईं, वो ख़त्म हो गईं, उनकी जनता दल की हुकूमत आई, उनके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, अब दोबारा बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट है। लेकिन आप देखें कि यूक्रेन की जंग के बाद हिंदुस्तान पे कितना दबाव था, और हिंदुस्तान का कितना स्पेशल एक मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ और वेस्ट के साथ, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान जो है उसने अपना जो याराना था और उनकी जो दोस्ती और स्पेशल रिलेशनशिप था रशिया के साथ, वो उन्होंने निभाया है, और रूसी उनको ट्रस्ट की नज़र से देखते हैं। अच्छा, अब जब इमरान खान के ज़माने में रशियन डेलीगेशन पाकिस्तान आया, जब इमरान खान ने ट्रैवल करना था फरवरी 2022 में रशिया, तो रशियंस का मीडिया और थिंक टैंक्स वगैरह के डेलीगेशन भी इस्लामाबाद आया हुआ था, और मुझे कर्टसी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, जब उस वक्त मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब उस वक्त मिनिस्टर थे, तो उनके साथ लंचेस और डिनर्स करने का मौका मिला। तो मुझे उन्होंने ये बताया कि रशियन इस्टेब्लिशमेंट या रशियन लोग जो हैं, या रशिया की गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तानियों को बहुत शक की नज़र से देखते हैं। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में तासुर ये है कि आप पाकिस्तानियों पे डिपेंड नहीं कर सकते, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते पाकिस्तानियों। तो मैंने कहा फिर अब क्या फ़र्क पड़ा? उन्होंने कहा कि चाइनीज़ ने गुज़िश्ता 5-10 साल में मॉस्को में और प्यूटन को और प्यूटन की टीम को और रशियन एस्टेब्लिशमेंट को कन्विंस किया है कि पाकिस्तानी अब बदल गए हैं, पाकिस्तानी अब इस रीजन के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल रोल के लिए प्रिपेयर हैं, उनको अपनी प्रायोरिटीज़ बड़ी क्लियर हो गई हैं, और चाइनीज़ ने रशियंस को बड़ा समझाया कि आप जो है पाकिस्तानियों को एंगेज करें। तो ये वो एक बड़ा प्रोट्रैक्टेड पेनफुल प्रोसेस था जिस पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ध्रुज़बा कमांडो जॉइंट एक्सरसाइजेज़ की, जो पाकिस्तान में हुई, रशिया में हुई, सेंट्रल एशिया में हुई, बहुत सी जगहों पे वो एक्सरसाइजेज़ हुई, जिसके नतीजे में कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया गया था। फिर आपने देखा कि किस तरह से हमने एक बार फिर उस ट्रस्ट को, उस कॉन्फिडेंस को तबाह कर दिया। तो आज चीनी भी
पाकिस्तान को इसी शक की नज़र से देखते हैं, कहते वो नहीं है, लेकिन प्राइवेट सोर्सेस से हमें पता चल रहा है कि चाइनीज़ ज़राए इब्लाग में जिस तरह से पहले कवरेज होती थी सीपेक के हवाले से, पाकिस्तान में तो बहुत बात हो रही है सीपेक फ़ेज़ 2 वगैरह की, हमारे अखबारात तो भरे पड़े हैं, लेकिन चीन के अंदर इसकी अब कोई कवरेज नहीं है, इस पे कोई एक्साइटमेंट नहीं पाई जाती। सो मच सो कि बाज़ चाइनीज़ मुझे ये बताया कि मीडिया पर्सन ने, जो इस मामले से फ़ैमिलियरिटी रखते हैं चाइना के अंदर, कि ऐसे चाइनीज़ कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं, जो पाकिस्तानी ओरिजिन कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो सीपेक को कवर करने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, उनको और असाइनमेंट्स दे दी गई हैं। वो यानी उसको बिल्कुल उन्होंने डाउन प्ले कर दिया है कि वो उसको सीरियसली जो है वो ले ही नहीं रहे हैं। तो खासा मैंने आपको जो एक इसका आइडिया आपको मैंने दे दिया कि इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं और कैसे एक डिसअपॉइंटमेंट हुई है। अब इसकी मज़ीद इंटरप्रिटेशन आप खुद कर सकते हैं, इसमें से नतीजा आप निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लें कि आज ही के दिन में जो एक और डेवलपमेंट जो खबर है वो ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत मिनिस्ट्री फाइनेंस के दरमियान में जो नेगोशिएशंस हैं उसमें एक बार फिर डेडलॉक आ गया है, और ये डेडलॉक बड़े इंटरेस्टिंग इशूज़ पर खड़ा हुआ है। इसमें एक इशू तो ये है कि IMF एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो सैलरीड क्लास है उससे मज़ीद टैक्सेस की जो शरह है वो बढ़ाई जाए, और जो पाकिस्तान में मिनिमम ब्रैकेट है वो मिनिमम ब्रैकेट में वो कह रहे हैं कि टैक्सेस को बढ़ाएं। फॉर इंस्टेंस जिस शख्स की इस वक्त इंडिविजुअल की महीने की आमदनी 1 लाख रुपए है, उसके ऊपर जो शरह टैक्स है वो ग़ालिबन 2.5% है इस वक्त, लेकिन IMF एक्सपेक्ट करता है कि इसको बढ़ा के 7.5% तक ले जाया जाए। इसी तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिन लोगों की महीने की आमदनी 5 लाख से ज़ायद है, 5 लाख या उससे ज़्यादा है, और यानी वो साल की मेरा ख्याल है 5 लाख महीने की हो तो 5 इंटू 12 60 लाख बन जाती है, उनके ऊपर वो चाह रहे हैं कि मैक्सिमम सीलिंग जो है अपर स्लैब में वो 45% तक बढ़ा दें। और ज़ाहिर है पाकिस्तान की हुकूमत को खासी टेंशन है, वो उसको उस लेवल पर नहीं ले जाना चाह रहे। उसके अलावा ये है कि IMF ये एक्सपेक्ट करता है, और उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है लेकिन डेडलॉक के बावजूद, वो ये है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसमें इस वक्त मैक्सिमम टैक्स फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो रही है 1% के ऊपर एक्सपोर्ट अर्निंग में। अब ग़ालिबन IMF ये कह रहा है कि इस एक्सपोर्ट 1% को आप मिनिमम टैक्स में कन्वर्ट कर दें, यानी ये मिनिमम विद होल्डिंग टैक्स हो जाएगा, और उसके बाद अपनी वो इनकम बताएं और अपने सोर्सेज और अपने एक्सपेंडिचर्स बताएं, और जिस तरह से एक नॉर्मल इनकम जो होती है बिजनेस की उस तरह से इसको टैक्स करें। अच्छा, इसमें एक रिस्क ये है कि पाकिस्तान में जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी बड़ी क्या कहते हैं नाज बर्दारी की गई है, उनको बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ से रखा गया है, और उनको तो आपने बिल्कुल छूट दी हुई है। अगर आप उनकी एक्सपोर्ट अर्निंग को, दुनिया में जो एक्सपोर्टर्स हैं, अमेरिका में एक्सपोर्टर्स हैं, और जगहों पे उनको उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको अपनी एक्सपोर्ट इनकम को इनकम के तौर पर ट्रीट करना पड़ता है। तो IMF ग़ालिबन ये कह रहा है कि इनकी भी इनकम को इनकम के तौर पर ट्रीट करें, और इन्हें कहें कि अपने एक्सपेंसेस और अपनी तमाम चीज़ें और अपनी इनकम वगैरह जो है वो डिक्लेयर करें। एक ये भी झगड़ा है। अच्छा, उसके अलावा जो बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है कि IMF ये कह रही है कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें खाद भी है, फर्टिलाइज़र भी हैं, इम्प्लीमेंट्स भी हैं, एग्रीकल्चर टूल्स हैं, और उसके अलावा जो मेडिसिन्स हैं, इनके ऊपर भी 18% वो कह रहे हैं कि सेल्स टैक्स जो है वो लगाया जाए। मेडिसिन पे अगर लगेगा तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं अभी तक ठीक तरह से वेरीफाई नहीं कर पाया, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर तो वो कह रहे हैं, या इनपुट्स पे तो कह रहे हैं कि आप टैक्स लगाएं, लेकिन जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम जो है उसके ऊपर अगर टैक्सेस नहीं है, उस पे अभी तक IMF ने स्टैंड क्यों नहीं लिया, मैं ये समझने से कासिर हूँ। आपको याद होगा कि जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब, मौजूदा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 2019-20 में अपने लंदन के अपार्टमेंट्स के मामले में फंस गए थे और उनसे जवाब तलब किया गया, तो उनकी अहलिया सरीना ईसा जो हैं, उन्होंने ये क्लेम किया था कि उनकी जो इनकम थी जिससे उन्होंने लंदन के अपार्टमेंट्स ख़रीदे, वो या तो वो जो स्कूल में पढ़ाती थी, टीचर थी अमेरिकन स्कूल में, वहाँ से वो पैसे आए, या ये कि उनके को फॉर्म्स थे बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर, उनकी एग्रीकल्चर इनकम है। अब चूँकि एग्रीकल्चर इनकम की कभी डॉक्यूमेंटेशन की ही नहीं गई, और उस वक्त भी एनालिस्ट का ये कहना था कि जिन फॉर्म्स का वो ज़मीन का जिक्र कर रही हैं वहाँ से कभी इतनी इनकम आई नहीं जा सकती कि उससे कई लाख रुपए के आप बचा लें और सेव करके आप उसको जाके लंदन में अपार्टमेंट्स ले लें, और कभी भी उन्होंने इसकी चूँकि डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं हो रही है उसको, आप कोई खुली छुट्टी है तो खाली, वो तो मैंने एग्जांपल उनकी दे दी। पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि मेरी फ़लाँ इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम है, और चूँकि उस पर टैक्स नहीं है, उसकी कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेट जो है वो नहीं रखा गया। तो अभी ये झगड़ा तो रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन लग ये रहा है कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास और सैलरीड क्लासेस हैं उनकी ज़िंदगी खासी मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर एक अजीब सा एक आयरनी है, वो आयरनी ये है कि IMF ये तो कह रही है कि सैलरीड क्लास जो है ऑलरेडी उससे 326 बिलियन अब तक के साल में इकट्ठे हो चुके हैं, तो IMF ये कह रही है कि सैलरीड क्लास जो है इससे और टैक्स लिया जाए। लेकिन जो करप्शन हो रही है पाकिस्तान में, एक सैलरीड क्लास का आप देखें बहुत बड़ा उसमें परसेंटेज ऐसी है जिनकी ऊपर की माशाल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, तो उनकी ऊपर की आमदनी है, फरिश्तों की तरह से आती है उनको। वो जो ऊपर की आमदनी है वो डॉक्यूमेंटेड तो है नहीं, उस पर तो कोई टैक्सेस वो देते नहीं है। जिसने ज़ाहिर है ऊपर की आमदनी है, अगर उसकी तनख्वाह लाख, 1.5 लाख या 2 लाख है, तो उसकी तो साल में बनती है आमदनी सैलरी के हिसाब से 25 लाख, 24-25 लाख, लेकिन उसके ऊपर की आमदनी उसी साल में 2.5 करोड़ या 10 करोड़ या 20 करोड़ होती है, तो उसका आप क्या करेंगे? अब आई डोंट नो कि IMF उसका क्या सोचता है।
एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं, जो कभी पीएमएलएन की लीडरशिप के बड़े क्लोज होते थे असद उमर साहब के भाई जो हैं, उन्होंने आज फॉर्मली 9 जून 2024 को पीएमएलएन को खैरबाद कहा और अपना इस्तीफ़ा उन्होंने प्रेज़ेंट कर दिया। आपको याद रहे कि मोहम्मद ज़ुबैर एक ज़माने में नवाज़ शरीफ साहब की भी स्पोक्स पर्सन रहे। वो मरीम नवाज़ साहिबा जो अब चीफ़ मिनिस्टर हैं, उनके भी स्पोक्स पर्सन रहे। एक ज़माने में जनरल बाजवा के साथ जो मुलाकातें होती थीं, वो भी ज़ुबैर भाई के थ्रू ही होती थीं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब का बड़ा कलीदी रोल उसमें होता था, तो बड़े करीब रहे वो टॉप लीडरशिप के। लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन से बहुत पहले और जब नवाज़ शरीफ साहब आए और पीएमएलएन की पॉलिटिक्स में तब्दीली आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं, वो साइड ट्रैक हो गए, उनकी वो इम्पोर्टेंस नहीं रही। और गुज़िश्ता कई हफ़्तों से हमने देखा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले और उसके बाद भी वो पीएमएलएन के हवाले से जो है बहुत से उनके नेगेटिव किस्म के कमेंट्स आते रहे, बड़े सख्त किस्म के। सो मच सो कि जब जो कमिश्नर थे रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी थी इलेक्शन के हवाले से, तो ज़ुबैर साहब ने कहा था कि पीएमएलएन को अपनी शिकस्त तस्लीम करके अलग हो जाना चाहिए। अब ज़ुबैर साहब ने ये नहीं कहा कि आगे क्या करेंगे, लेकिन ज़ोर ने कहा कि बहुत जल्दी अपने सियासी जो है नेक्स्ट फैसले करेंगे और सियासतदान कभी भी ज़ाहिर है सियासत के बगैर जो है वो रह नहीं सकता। एक आम कयास किया जा रहा है कि मोहम्मद ज़ुबैर भी शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी जो अभी बनी नहीं है ठीक तरह से, उसको ज्वाइन कर लेंगे। अब अप्रैल में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दी थी कि मैं एक नई पार्टी रजिस्टर करना चाहता हूँ। अभी तक उस पार्टी का कोई नाम वगैरह सामने नहीं आया, लेकिन डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जिन्हें उनका पार्टनर इन क्राइम समझा जाता है, उनके साथ है, मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूँ। तो मिफ्ता इस्माइल ने एक कॉलम लिखा था मेरे ख्याल द न्यूज़ में, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी ये पार्टी बड़ी मुख्तलिफ और बखरी टाइप की पार्टी होगी, और ये रवायती पार्टी नहीं होगी, ये औरतों की पार्टी होगी, ये प्रोफेशनल्स की पार्टी होगी, यंग लोगों की पार्टी होगी। हम रीजनल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम पता नहीं क्या इशूज़ की पॉलिटिक्स करेंगे। और तीसरे इनके जो साथी हैं पार्टनर इन क्राइम, वो सेनेटर मुस्तफ़ा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन्होंने छोड़ी, उनको समझा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दूसरी साइड से जो एनालिस्ट हैं वो समझते हैं कि ये तीनों जो है जो पार्टी बनाएंगे, जो भी इसका नाम होगा, ये दर हकीकत इस्टेब्लिशमेंट को कवर देने के लिए ये इस्टेब्लिशमेंट का एक और टेस्ट बैलून होगा। और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट क्लीन फेसेस को लेके, बिकॉज शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा जो हैं, उनका एक डिफरेंट रेपुटेशन है। तो अब इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इनकी जो एक प्रोग्रेसिव रेपुटेशन है, या इनका एक ट्रस्ट है इनका पढ़े लिखे लोगों में, तो उसको इस्तेमाल किया जाए और एक नई पार्टी लॉन्च की जाए। और शायद इसी चीज़ के अंदर मोहम्मद ज़ुबैर भी इसको ज्वाइन करेंगे। वो ज्वाइन करते हैं नहीं करते, आगे क्या होता है वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर हम एक बेसिक 2 जुमले में कह दूँ, बात ख़त्म करते हैं। एक हम बेसिक कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट गुज़िश्ता 60 बरस की तारीख जो गुजरी है 1958 के बाद से, अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ऑफिसर क्लास दर हकीकत अपने आप ही को पाकिस्तान समझती है। वो समझते हैं कि हम ही पाकिस्तान हैं, हम ही पाकिस्तान के निजात दहिंदा हैं, बाकी सब लोग यहाँ पे खामखा हैं, फ़ारग हैं। और पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल क्लास है, ख़ा वो इमरान खान हो या नवाज़ शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, इनको हम फ्रॉम टाइम टू टाइम लेकर आते हैं ताकि ये हमें एक सिविलियन लेजिटिमेट लीगल किस्म का कवर प्रोवाइड करें मगरब के साथ और दुनिया के साथ डील करने के लिए, ताकि हमें एक मार्शल रजीम के तौर पे ना देखा जाए। इस बेसिक थिंकिंग में प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के पास कोई पॉलिटिकल पैराडाइम नहीं है जिसमें अपने आप को पाकिस्तान डिफाइन कर सके। शायद पाकिस्तान की जो मिलिट्री क्लास है वो अपने आप को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के तौर पे देख रही है, या ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं आयतुल्लाह अली ख़ामेनी, उनका जो ऑफिस है उसके तौर पे देखा जा रहा है, जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को वेट करते हैं। लेकिन जिस तरह से भी देखा जा रहा है, पाकिस्तान की कोई मुमासलत ना ईरान के साथ बन पाती है, ना चीन के साथ बन पाती है। बिकॉज चीन की जो सीसीपी है उसने मॉडर्न चाइना को खड़ा किया है। उसके पीछे उनकी कम अज़ कम भी जो है चीन के आज़ाद होने तक भी 30-40 बरस की उनकी जंग उसके पीछे है। पाकिस्तान एक पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में बना, किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में पाकिस्तान नहीं बना। तो पाकिस्तान की मिलिट्री के पास वो बैकग्राउंड नहीं है और वो कॉन्सेप्ट्स नहीं है, आइडियोलॉजिकल या कॉन्सेप्ट्स नहीं है जो कि चाहिए एक मॉडर्न रियासत को चलाने के लिए। दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने भी गुज़श्ता 20-30-40 बरस में अपनी जो बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ हैं उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। यानी जो पैराडाइम पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स के जहनों में है, वो उसी से मिलता जुलता पैराडाइम जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास के अंदर भी है कि भाई आर्मी ही चलाएगी, हम साइड पे ही हैं। और पाकिस्तान की जो कॉर्पोरेट यानी क्लास है, जो पाकिस्तान के इन्वेस्टर क्लास हैं, जो बिज़नेस क्लास है, कराची की, लाहौर की, फैसलाबाद की, समड़ियाल की, सियालकोट की, गुजरांवाला की, उनके जहन में भी यही है
कि जो की इश्यूज़ हैं वो फ़ौज ने ही डिसाइड करने हैं, और वो की इश्यूज़ कौन से हैं? वो की इश्यूज़ हैं जिनके लिए पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने गुज़िश्ता 30-35 बरस में अपना कोई मसल अब सिरे से डेवलप किया ही नहीं है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के सीन से हट जाने के बाद से। वो 3-4 बड़े इश्यूज़ क्या हैं? एक इश्यू है फ़ॉरेन पॉलिसी, रीजनल एंड फ़ॉरेन पॉलिसी क्या होगी? नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी? फिर ये कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी? पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर कोई थिंकिंग, कोई कैपेसिटी, कोई क्लास, कोई एक्सपर्टीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती, फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से और ग्लोबल इकोनॉमिक और इंटरनल इकोनॉमिक सेंस ऑफ डायरेक्शन के हवाले से। तो ये एक अलमिया है, क्या डायरेक्शन इसकी सेटल होगी। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।